वेलकम स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन एओली चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर मास्टर एसएससी बोर्ड साइंस पेपर 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ग्रेविटेशन के बारे में तो पता ही होगा कि आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं क्लास में। तो चलिए पहले स्टार्ट करने के पहले मैं पॉइंट जाने की कौन कौन से पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पता करेंगे। उसके बाद कैपलर्स लॉ के बारे में पता कि पिछले साल हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे, इस बार कैपलर्स लॉ पढ़ेंगे, उसी के रिलेटेड है। उसके बाद न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम फ्री फॉल, जो बेसिक पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद भी उसके बाद एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो ये सब पॉइंट्स हम पता कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं कैन यू रिकॉल से। तो कैन यू रिकॉल में सबसे पहले आपको 9th बेसिस जो पहले क्लास में पढ़ते उसके दिया प्रीवियस क्लास का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो कौन कौन से इफेक्ट है वो हैं जो फोर्स पे एक्टिंग होते हैं ऑब्जेक्ट के। उसके बाद सेकेंड है व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आर यू फेमिलियर। तो हम कौन कौन से फोर्स से फेमिलियर है आप लोग, इसके बारे में। तो फोर्स जैसे कि आप कौन सा भी बोल सकते हो, चाहे तो आप न्यूक्लियर बोल सकते हो, न्यूक्लियर फोर्स बोल सकते हो। उसके बाद आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या जानते हैं, क्या ये सब क्वेश्चन आपको 9th बेसिस क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक से। तो पहले जो प्रीवियस ग्रेविटेशन के बारे में हम जानते हैं उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमें पता था कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, एक यूनिवर्सल फोर्स है जो एक्ट होता है सिर्फ दो ऑब्जेक्ट पे, सिर्फ दो, वो भी अर्थ पे नहीं, सिर्फ वो इन पूरे यूनिवर्स में होता है। तो ये हमारे प्रीवियस क्लास का। तो चलिए इस बार हम ग्रेविटेशन को डीप में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। हमें पहले से पता है कि जो फिनोमेनल ग्रेविटेशन है उसको डिस्कवर किया गया था हमारे सर आइजैक न्यूटन ने। ही डिस्कवर्ड द फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम अ ट्री ऑन द ग्राउंड। तो ये उन्होंने डिस्कवर किया कि इस फोर्स को उन्होंने डिस्कवर किया जब उसको उन्होंने देखा कि एप्पल जो ट्री से फॉल होकर ग्राउंड पे ही गिर रहा है। तो उन्होंने वंडर किया कि आखिर एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गिरता है, और आखिर वो एंगल या दूसरे एंगल वर्टिकल में क्यों नहीं करता, और वो क्यों नहीं हॉरिजॉन्टल फ्लाई क्यों नहीं करता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं जाता। उन्होंने ये थिंक किया। तो उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अब वो कहाँ से अट्रैक्ट कर रहा था, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ से। द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple। तो जो डायरेक्शन ऑफ एप्पल का है वो अट्रैक्ट होकर सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, जो डाउनवर्ड में है। तो आपको यहाँ पे चलिए डायग्राम से आपको अच्छे से बताता हूँ। डायग्राम आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो ये एकदम एजुकेशन बेसिस के लिए इतना बड़ा नहीं, ना न्यूटन होते ना ये ट्री होता है। तो ये डायग्राम बेसिस है एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो डायरेक्टली सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर रहता है फोर्स। तो वो फोर्स क्या करता है, कोई भी चीज़ है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, चाहे वो मून हो चाहे कोई प्लैनेट हो, वो भी अपनी तरफ भी अट्रैक्ट करता है। तो ये जो एप्पल है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के वो डायरेक्टली अर्थ के सेंटर तक गिरता है डाउनवर्ड में। तो यहाँ पर रीड करके बता दे। तो फिगर 1.1 में क्या दिया है। तो फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट शो एप्पल ट्री ऑन द अर्थ। द फोर्स ऑफ एन एप्पल ऑन द ट्री इज डाउन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अलोंग दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एप्पल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो परपेंडिकुलर है पोजीशन ऑफ एप्पल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी द फिगर ऑल्सो शोज द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून। तो ये जो फिगर है वो अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी दिखा रहा है, यानी कि मून भी, यानी कि अर्थ सिर्फ ना कि एप्पल को ही सिर्फ अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, मून को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये मून है अर्थ का आखिर क्यों रोटेट कर रहा है, ये अर्थ का ही रोटेशन क्यों कर रहा है।
ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से, वो ग्रेविटेशन की वजह से वो रोटेट कर रहा है, राउंड मार रहा है। तो इसका जो आखिर वो रोटेट कर रहा है वो आपको लास्ट में पता चलेगा चैप्टर के। Newton thought that if the force of a gravity act on an apple on the tree at a different height from the surface of the earth, can it also object even greater heights? जब एप्पल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ, तो यानी कि दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा मच फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ, लाइक फॉर एग्जाम्पल द मून। मून को भी अट्रैक्ट कर सकता है। कैन इट एक्ट ऑन इवन फार्दर ऑब्जेक्ट लाइक अदर प्लैनेट फ्रॉम द सन? तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि अदर बाकी प्लैनेट है उनको भी अट्रैक्ट कर रहा हो गया, बाकी प्लैनेट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा चैप्टर के, तो अभी नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए आप आगे का स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे का स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स एंड मोशन। तो सबसे पहले फोर्स एंड मोशन के बारे में पता करना है। वी हैव सीन दैट द फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि जो फोर्स है वो नेसेसरी है स्पीड को चेंज करने के लिए और साथ में मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कैन यू रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर वो मोशन में तो उसको बिना फोर्स के उसको नॉर्मल हम उसको रेस्ट में नहीं ले सकते हैं ना, अगर वो मोशन अगर रेस्ट में तो उसको बिना फोर्स के हम मोशन में नहीं ला सकते। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। और उसके बाद सेकंड उसका लॉ है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। और थर्ड लॉ तो आपको पता ही होगा एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ है न्यूटन का। तो ये हम लोग को मालूम पड़ गया फर्स्ट न्यूटन थ्री लॉ ऑफ मोशंस। तो नेक्स्ट हम करते हैं आगे स्टार्ट, जो है हमारा सर्कुलर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्राई दिस दिया है। तो टाई अ स्टोन टू वन ऑफ स्ट्रिंग। तो हमें क्या करना है, एक स्टोन को अगर हम क्या करेंगे एक स्ट्रिंग से टाई करेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको हम स्टोन से टाई कर दिए। उसके बाद रोटेट द स्ट्रिंग सो द स्टोन मूव अलॉन्ग द सर्कल। तो उसको स्ट्रिंग को हम रोटेट करेंगे। आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन इन विच डायरेक्शन इज दिस फोर्स एक्टिंग? हाउ विल यू स्टॉप फोर्स फ्रॉम द एक्टिंग? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कोई फोर्स उसको अप्लाई कर रहे हो और कौन से डायरेक्शन में फोर्स हो रहा है और कैसे इस फोर्स को तुम रोक सकते हो। what will give an effect on the stone? तो कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है इस पे? As long as we are holding the string, we are pulling the stone toward the center of the circle and are applying a force toward it. तो हम क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं स्टोन को अपनी तरफ में। तो जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर अप्लाइंग अ फोर्स टुवर्ड्स इट। तो जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो अप्लाई फोर्स कर रहा है उसके ऊपर अपने तरफ में। द फोर्स स्टॉप एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग। अगर हम स्ट्रिंग को रिलीज कर दे तो जो फोर्स है वो एक्ट होना स्टॉप कर देगा। इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम इसको फोर्स एक्ट होना जब बंद हो जाएगा तो जो स्टोन है फ्लाई होके चल जाएगा, फ्लाई होके चल जाएगा। द फोर्स स्टॉप इन दिस केस द फ्लाइट लेनर विच इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पोजिशन ऑफ द स्टोन व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड। तो ये जो टेंजेंट ऑफ द सर्कल है वो उस पोजिशन ऑफ स्टोन से स्ट्रिंग रिलीज हो जाता है। बिकॉज दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। You may recall that we have performed a similar activity previously in which a 5 rupee coin kept on a rotating circular disc slice of the disc along the tangent to the disc. Thus, a force acts on any object moving along a circle and is directed towards the center of the circle. तो यहाँ पे बोल रहा है आपको कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम रोटेट कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं समझ लीजिए आप लोग के पास यहाँ पे एक फ्लास्क है, डिस्क फ्लास्क जो सर्कुलर रोटेट होता है, और वहाँ पे आपने 5 रुपीज़ का कॉइन रख दिया। तो जब उसको रोटेट होगा जब वो रोटेट होगा तो वो जो 5 रुपीज़ का कॉइन है वो डायरेक्टली उड़ जाएगा।
और वो किस लिए होगा? इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। Thus a force acting on it moving circle and is directed towards the center of the circle। तो ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स हो रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल पे, और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल मतलब क्या है? सेंटर सीकिंग, जो ऑब्जेक्ट ट्राई करता है सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ जाने के लिए, इस फोर्स के वजह से। यू नो दैट द, तो आपको पता होगा कि मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। हाँ, आपको पता है कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का मून। तो ये क्या करता है? डेफिनेट ऑर्बिट में उसका राउंड उसको रोटेट होता है मून। तो मून जो डिफरेंट मोशन में है उसका स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज होता है अलग अलग हर मोशन के टाइम पे। तो आपको लगता है कि जो फोर्स है कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून, कोई फोर्स उस पर कॉन्स्टेंटली एक्ट हो रहा है, और कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है ये आपको पता है। हाउ वुड इट मोशन हैव बीन इफ नो फोर्स एक्टेड ऑन द इट? तो अगर क्या मोशन होगा अगर कोई फोर्स उस पर एक्ट ना हो? क्या और भी प्लैनेट्स जो दूसरे हैं जो अर्थ सन की तरह सन को रोटेट करते हैं, इसी टाइप से क्या इस सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम, क्या सभी प्लैनेट पे यही फोर्स एक्ट हो रहा है, और कौन कौन से डायरेक्शन है ये बताइए। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन, इट इज क्लियर फॉर द मून टू गो अराउंड द सन देयर मस्ट बी फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन द मून। तो कोई फोर्स है जो मून को एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड बाय द अर्थ विच अट्रैक्ट्स द मून टुवर्ड इटसेल्फ। तो जो फोर्स है एक्सर्ट कहाँ से हो रहा है? अर्थ से, जो अब मून को अपने तरफ खींच रहा है। तो वही सेम सन के साथ द सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग द प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ टुवर्ड इटसेल्फ। तो सन भी क्या कर रहा है? अर्थ के साथ जो जितने भी प्लैनेट्स हैं सबको अपने तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वो भी रोटेट हो रहे हैं। तो हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में भी आते हैं, हर साल कई साल में आ चुका है, केपलर्स लॉ। प्लैनेटरी मोशन हैड बीन ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एशियन टाइम्स। जो प्लैनेटरी मोशन है ऑब्जर्व कैसे हुआ? किसने किया? एस्ट्रोनॉमर ने, एशियन टाइम से हुआ। बिफोर गैलीलियो ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट पोजीशन वर मेड विद द नेक्ड आइज। तो उसके पहले गैलीलियो ने जो प्लैनेटरी मोशन है ऑब्जर्व हुआ था एस्ट्रोनॉमर से। तो गैलीलियो के उसके पहले जो गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप डिस्कवर किया, उन्होंने जो प्लैनेट की पोजीशन इसे पता की है, उसके पहले ही प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व किया गया था। बाय द 16th सेंचुरी अ लॉट ऑफ डाटा वेर अवेलेबल अबाउट प्लैनेटरी पोजीशन एंड मोशन। जो 16th सेंचुरी था तो कई सारे डाटा अवेलेबल हो गए थे प्लैनेटरी मोशन और पोजीशन के बारे में। जोहान्स केपलर स्टडीड दिस डाटा। तो जोहान्स केपलर ने क्या किया? ये सभी डाटा को स्टडी किया। ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ द प्लैनेट फॉलो सर्टेन लॉज। तो जो मोशन ऑफ द प्लैनेट है वो कुछ लॉज को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने 3 लॉ को स्टेट किया प्लैनेटरी मोशन को डिस्क्राइब करते हुए, और उन लॉ का नाम रखा केपलर्स लॉ, तो जो नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला लॉ यहाँ पे दिया है आपको, सबसे पहला लॉ यहाँ पे दिया आपको, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एक्लिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो जो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट है वो एक्लिप्स है सन ऑफ द एट वन ऑफ द फोकाई पे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते चलिए। तो ये जो आपको बताया कि द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट है इज एन एक्लिप्स विद द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। तो यानी कि जो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट रहता है उसका ऑर्बिट वो एक्लिप्स में रहता है, ना कि सर्कल में। तो वो उसको रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है सन का। तो सन यहाँ पर है तो यहाँ की एक्लिप्स में करता है, एक तरफ से थोड़ा कम में तो एक तरफ में ज़्यादा डिफरेंस रहता है इस टाइप में। ये सर्कल में नहीं कर रहा है, एलिप्टिकल फॉर्म में कर रहा है वो रोटेट। तो ये केपलर का फर्स्ट लॉ है। उसका जो सेकेंड लॉ है तो वहाँ पर क्या दिया? द लाइनिंग जॉइंट द प्लैनेट एंड द इट्स सन विद इक्वल एरिया इन इक्वल इंटर ऑफ टाइम। तो जो लाइन जॉइंट है ये सब ब्लू लाइन ABCDEF तो इक्वल टाइम और इक्वल इंटरवल टाइम में करते हैं। जितना एरिया है उतना एरिया उतने ही टाइम में सेम करते हैं। जहाँ कि आगे यहाँ पे मैं एक एजुकेशन की तरफ से बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर 2 मिनट ले रहा है तो यहाँ पे भी 2 मिनट लेगा। 2 मिनट लेता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ।
इक्वल एरिया यानी कि जो इक्वल एरिया है, जितना ये एरिया है उतना ही इतना टाइम लेगा हर जगह पे। ए बी एंड सी डी आर डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैनेट इन इक्वल टाइम, यानी कि जो ए बी है और सी डी है दोनों का एक ही टाइम पे होगा, यानी कि जितना टाइम ए बी पे लेगा उतना टाइम सी डी पे लेगा, और जितना टाइम सी डी पे लेगा उतना ई एफ पे लेगा, यानी कि सेम इंटरवल टाइम लेगा। ये कैपलस का सेकंड लॉ है। उसका कैपलस का थर्ड लॉ है, यहाँ पे कैपलस द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो जो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है इसका स्क्वायर अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। जो सन का पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, यानी कि प्लैनेट, यानी कि आपको यहाँ पे डायग्राम बताता हूँ। यहाँ पे जो सन का जो जितना डिस्टेंस है इसका क्यूब, ये जो डिस्टेंस है उसका क्यूब से प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। जितना पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है कि टी स्क्वायर हम अगर उसको ले लेते हैं तो जो जितना डिस्टेंस है सन और अर्थ का उसका क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको समझ गया होगा, तो उसको अच्छे से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ जाएगा। थर्ड, इफ़ आर इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो आर क्या है? एवरेज डिस्टेंस, यानी कि ये सन है और ये अर्थ है, तो इतना जो डिस्टेंस है उसको हम आर ले रहे हैं, आर। और टी इज़ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन देन, तो जितना पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है उसको टी ले रहे हैं हम लोग, तो टी लिए। थर्ड, इफ द आर, यानी कि जब टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आर क्यूब से, टी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो वो डायरेक्टली कांस्टेंट होता है, तो यानी कि उसका वैल्यू आएगा हमारा के ही आएगा। इसका थर्ड लॉ है। तो यहाँ पे कैप्लर ने 3 लॉ ऑब्टेन किए हैं जो डेली बेसिस पे उन्होंने ऑब्टेन किया, रेगुलर ऑब्जर्वेशन पे। ही हैड नो एक्सप्लेनेशन एज टू वाई प्लैनेट ओबे दिस लॉ, तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ये क्यों प्लैनेट ये 3 लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि उनको मानते क्यों है। वी विल सी बिलो दिस लॉ हेल्प न्यूटन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ के बारे में हम देखेंगे न्यूटन के फॉर्मुलेशन ऑफ थियरी की हेल्प की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप दिए हम पढ़ेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे क्या है, जो कैप्लर लॉ जैसे कि बताया था, ऑल द ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग कैप्लर लॉ लेट न्यूटन टू फॉर्मुलेट हिज थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। जो जितने भी कंसिडरेशन थे इंक्लूडिंग कैप्लर लॉ को, तो न्यूटन ने फॉर्मुलेट किया थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी। तो इसकी थियरी में क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है तो अट्रैक्ट करता है कौन से भी ऑब्जेक्ट को एक डेफिनेट फोर्स से, यानी कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो एक दूसरे को वो दोनों अट्रैक्ट करते हैं, चाहे ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है एक डेफिनेट फोर्स में। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of the masses of the 2 objects and is inversely proportional to the square of distance between them। तो ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसका डिस्टेंस है, यानी कि जो ये दोनों का डिस्टेंस है इनका स्क्वायर, यानी कि जो ये इनका जो डिस्टेंस है अगर 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी फोर्स रहेगा दोनों के मास से। जैसे कि यहाँ पे 2 मास दिया है आपको, तो नीचे आपको यहाँ पे दिया है m1 m2, क्योंकि ये 2 kg है और ये 3 kg है, 2 kg अगर यहाँ पे डाल देंगे तो फोर्स कौन, हमें उसका फोर्स पता करना है, तो g हमारा कांस्टेंट रहेगा और 2 kg हम यहाँ डालेंगे और यहाँ 3 डालेंगे तो अपॉन
जो भी डिस्टेंस रहेगा, अगर जैसे कि 2 मीटर है तो डायरेक्टली स्क्वायर में ये रहेगा। तो आपको समझ गया होगा। तो यहाँ पे बताया है तो 2 ऑब्जेक्ट विथ मासेस m1 n एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है m1 और m2 तो एक डिस्टेंस पे है दोनों, और वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स क्या है, g इंटू m1 और m2। तो m1 और m2 यानी कि दोनों का मास, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, उनका जो डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो g, तो यहाँ पे जो g दिया है आपको, तो g क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, और एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। The above law means that if the mass of an object is double, the force between the object also double। तो यहाँ पे जो लॉ का मतलब है, अगर मास का ऑब्जेक्ट का अगर मास डबल हो गया तो यानी कि जो फोर्स रहेगा ऑब्जेक्ट का दोनों का, वो दोनों का डबल हो जाएगा। ऑल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल द फोर्स डिक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4। अगर उसका जो फोर्स है, अगर डिस्टेंस अगर हम दूर कर दें, अगर ये m1 यहीं पर है और m2 हम यहाँ इतनी दूर कर दें, यहाँ से यहाँ कर दें, यहाँ से यहाँ कर दें, तो उसका जो फोर्स रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा 4 पे। इफ द बॉडी आर स्पेरिकल, अगर बॉडी स्पेरिकल है तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो जो डायरेक्शन रहेगा फोर्स का, ये वो हमेशा लाइन पर रहेगा सेंटर ऑफ द बॉडी को जोड़ते हुए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज टेकन टू बी द डी। तो जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर का, उसको हम डी लेंगे। इन केस व्हेन द बॉडी आर नॉट स्पेरिकल और हैव इरेगुलर शेप, देन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मास एस एंड डी इज टेकन टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ मास। अगर वो रेगुलर शेप रहेगा तो जो डायरेक्शन फोर्स है वो लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास से होगा, और जो डी रहेगा उसको हम लेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर ऑफ मास। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, इनका जो डिस्टेंस है दोनों का, उसको हम लेंगे डी। तो आई होप आपको समझ गया होगा। तो चलिए आगे। तो आगे दिया फ्रॉम इक्वेशन 2 इट कैन बी सीन दैट द वैल्यू ऑफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वैल्यू ऑफ जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्टिंग बिटवीन 2 यूनिट मासेस केप्ट एट द यूनिट डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे क्या है, जो जी है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो क्या कर रहा है, बिटवीन 2 मासेस का एक्ट कर रहा है, और यूनिट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द, और किस पे कर रहा है, जो एट द यूनिट है जो डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर से। यानी कि जो एसआई यूनिट होगा, तो वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 मासेस ए ऑफ 1 kg केप्ट 1 मीटर अपार्ट। यानी कि जो एसआई यूनिट वैल्यू ऑफ जी होगा वो इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के जो 2 मास के, अगर 1 kg है तो यानी कि 1 मीटर अपार्ट में होगा। तो आपको समझ गया होगा। तो आगे यहाँ पे ब्रेन पावर देख लेंगे। सो डेट द ऐसा यूनिट द यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इज टू -2। तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ जी है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड हुआ था, कैवेंडिश ने किया था, और जो उसका वैल्यू होगा 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इज टू -2। तो ये हमारा जी का वैल्यू है ऐसा यूनिट में। तो इसको आपको याद रखना है, जी की जगह पे हमें डालना है इसको। यह जगह आपको दिया नहीं रहेगा, आपको डालना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।